गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं चल रही हैं। वजह है हम सभी का लॉकडाउन की सिचुएशन में होना। सभी लोग अपने घर पर हैं और आपकी रेगुलर क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की स्टडीज़ बहुत बॉदर हो रही हैं। तो हम सारी फैकल्टीज़ आप लोगों के लिए एज़ मच एज़ पॉसिबल रिटन कंटेंट, नोट्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू या जो भी मीडियम्स पॉसिबल हैं उनके थ्रू आपके लिए इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। और आप लोग घर पर ही रहिए, सेफ़ रहिए और साथ में जो है जो कंटेंट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसके थ्रू पढ़ते भी रहिए, ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद एग्ज़ाम्स में आप लोगों को दिक्कत ना हो। जो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें अगर आपको किसी को पर्सनली कोई इशू होता है तो यू कैन टॉक टू योर स्पेसिफिक टीचर। इवन बीइंग अ क्लास टीचर इट्स ऑल्सो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ़ यू। तो बीइंग अ क्लास टीचर आप चाहें तो मुझे भी कंसल्ट करने के लिए बोल सकते हैं, किसी टीचर को रिफ़र करने के लिए बोल सकते हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि समझ में नहीं आया या क्लियर नहीं हुआ है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूनिट 3 है, बैंकिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट की, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर, जिसमें कि हम लोग जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक उठा रहे हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। पहली क्वेश्चन तो यही आता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो अगर हम लोग एक डेफिनेशन के फॉर्मेट पे जाएं तो जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि एज़ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ डॉक्यूमेंट गारंटी द पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी टू अदर ऑन डिमांड और एट अ सेट टाइम हुज पेयर इज़ यूजुअली नेम्ड ऑन डॉक्यूमेंट। अब ये एक डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन में ये कहा गया है कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया था 1881 में, जिस एक्ट के तहत ये बात कही गई थी कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वह डॉक्यूमेंट या प्रपत्र होता है जिसमें कि किसी विशिष्ट अमाउंट या किसी विशेष धन के विषय में जो है एक निश्चित समय दिया जाता है किसी देने वाले के थ्रू किसी लेने वाले के लिए। यानी इसमें एक पैसा देने वाले पार्टी और एक पैसा लेने वाली पार्टी इन्वॉल्व होती है, लेकिन पैसा लेने वाली पार्टी और देने वाली पार्टी के बीच में करार होता है। उस करार पे देने वाले का साइन होता है और उस साइन पे एक विशेष साइन के साथ उस प्रपत्र पे एक विशेष अमाउंट लिखा जाता है और एक विशिष्ट टाइम दिया जाता है जिसके अंदर की उस प्रपत्र की वैल्यू को पूरा करना होता है। तो आप इसको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं। इसका हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप सीधी भाषा में इसको समझना चाहें तो आप सभी लोगों ने जो नोट्स देखे हैं, बैंक नोट, जो भी नोट हम लोग यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा उस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर्स होते हैं और उस सिग्नेचर पे ये बात क्लियर मेंशन की जाती है कि मैं धारक को इतने रुपए या जो भी रुपए का अमाउंट होता है उसको अदा करने का वचन देता हूँ, साथ ही उसके सिग्नेचर्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं भी ये भी एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है देने वाला लेने वाले को विशेष अमाउंट को जो है अपने सिग्नेटरी अथॉरिटी के थ्रू देता है, ठीक है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट का। इसको समझना भी ज़रूरी है और इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिफ़ाइन किया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। बाकी जो डेफिनीशन है वो ये है और सीधी भाषा में मैंने आपको उसको एक सरल लैंग्वेज में समझाया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं जिसमें बात होती है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है एक प्रॉमिसरी नोट्स के फॉर्मेट पे हो सकता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज के फॉर्मेट पे हो सकता है, या एक चेक के फॉर्मेट पे भी हो सकता है, या डिलीवरी ऑर्डर के फॉर्मेट पे हो सकता है, या कस्टम्स रिसिप्ट के फॉर्मेट पे हो सकता है। ये एक ड्राफ्ट के फॉर्मेट पे भी हो सकता है, ये एक नोट मुद्रा के फॉर्मेट पे भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे तैयार किया जा रहा है। हमारे पास नंबर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको कि हम ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल कामों में यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट पार्टिसिपेटिंग एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं या एक पब्लिक पार्टिसिपेटिंग एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं
यानी गैर सरकारी और सरकारी दोनों में से जिस भी तरीके से आप काम कर रहे होते हैं, तो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का रोल होता है और आप इनको प्रॉपरली इन्वॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो सिलेबस में है वो इन सारे के सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से मेनली 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसमें से एक प्रॉमिसरी नोट्स हैं और दूसरा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो क्योंकि हम लोग जो है लिमिटेड अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही स्टडी करेंगे, तो उसमें हम लोग जो है केवल प्रॉमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी इसको मेंशन किया हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। पहली चीज़, इट रिफर टू एज अ ड्राफ्ट एज एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय an order of direction is given by one person to another, usually a financial institution, to pay fund to a third party. अब इसमें चूंकि लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है तो मैं आपको इसको सीधी भाषा में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, आप इसको एक तरीके का ड्राफ्ट कह सकते हैं। अब ड्राफ्ट, आप में से जिन स्टूडेंट्स ने कभी बैंक्स में जाकर के ड्राफ्ट बनवाए हों या जिनके रिलेटिव्स ने कभी बनवाए हों, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि ड्राफ्ट क्या होता है। ये इसमें क्या होता है कि अगर आपको कहीं पर कोई अमाउंट पे करना होता है तो उसके लिए आप बैंक के पास जाते हैं, उतने अमाउंट का ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाते हैं और उस ड्राफ्ट को किसी पर्टिकुलर के फेवर में आप बना करके रखवा देते हैं। एक चेक होता है, एक ड्राफ्ट होता है। अगर आप चेक की बात करें तो चेक भी कुछ इसी तरीके से बिहेव करता है। चेक पर भी आप पर्टिकुलर अमाउंट लिखकर किसी अकाउंट पेई का नाम डाल देते हैं जिसके खाते में वो पैसा जाना होता है। बस फ़र्क ये होता है कि अगर आप जो है इस चेक या ड्राफ्ट के किनारे 2 लाइनें खींच देते हैं तो वो नॉट नेगोशिएबल या नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करने लगता है, तो वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रह जाता है। लेकिन अगर आप उसके किनारे 2 लाइनें नहीं खींचते हैं तो एक चेक जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करने लगेगा। हालांकि इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। आपका ये कंटेंट जो है 1 बाय 1 आते जाएंगे तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका मेनली रोल ये है कि यह एक तरीके का ड्राफ्ट होता है। इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को जो है पेमेंट के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करती है। यह ड्राफ्ट किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू तैयार किया गया होता है। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई भी हो सकते हैं, ये एक फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में यूनिट 1 में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था। तो बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू डील किए जाते हैं। अब जब दूसरी डेफिनेशन पे हम लोग आते हैं तो ये होता है कि इट इज़ अ रिटर्न ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी टू अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। बिल ऑफ एक्सचेंज से पहले हम लोगों ने अभी जब डिस्कस किया था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको पहले बताया था, आप देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है ऑन अ डिमांड और एट अ सेट टाइम, यानी एक निश्चित समय में या डिमांड किए जाने पर ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट इज़ अ रिटर्न ऑर्डर टू पे अ सम ऑफ मनी टू अ पर्टिकुलर पर्सन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी किसी स्पेसिफिक डेट पे स्पेसिफिक पर्सन के थ्रू जो है प्रिपेयर किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब आप समझ लीजिए कि इसमें बेसिकली 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं और तीसरी पार्टी वो है जो कि आपके और देने वाले और लेने वाली पार्टी के बीच में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे वर्क कर रही है या इंटरमीडियरी के तौर पे वर्क कर रही है। एक शख्स या एक पार्टी वो जो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को तैयार करती है दूसरे को देने के लिए, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जिनके द्वारा ये बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाता है। इसकी खासियत यही है कि ये स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है और पर्टिकुलर पर्सन द्वारा तैयार किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के फ़ीचर्स की। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या फ़ीचर्स पॉसिबल हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं, क्या क्या नेसेसिटीज़ होती हैं इसकी, और किस तरीके से ये वर्क करता है, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज शुड मस्ट बी इन रिटन
इसका मतलब ये है कि जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मेट तैयार किया जाता है, वो हमेशा रिटन फॉर्मेट होना चाहिए। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की तरह है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए आपका नाम जो भी हो, लेकिन उसके लिए आपकी वोटर आईडी और आधार कार्ड एक बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो एक रिटन डॉक्यूमेंट के तौर पे काम करते हैं। अगर आपने कहा कि आपका नाम ये है, तो उसके लिए अगर आपको कोई प्रूफ दिखाना पड़ता है, तो आप आधार कार्ड या पैन कार्ड यूज़ करते हैं या वोटर आईडी यूज़ करते हैं कि देखिए मेरा नाम ये है। ठीक उसी तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज भी कोई वर्चुअल या वर्बल डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो इस डॉक्यूमेंट को हमेशा रिटन फॉर्मेट पे ही होना चाहिए, किसी और फॉर्मेट पे इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दूसरी बात यह है, बिल ऑफ एक्सचेंज शुड मस्ट कंटेन अ कंफर्म ऑर्डर टू मेक पेमेंट एंड नॉट जस्ट रिक्वेस्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट नहीं होती है। जब आप इसको तैयार करते हैं तो इसमें किसी भी तरीके की रिक्वेस्ट नहीं होती है। ये एक कंफर्म्ड पेइंग डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें कि आपको पेमेंट करनी ही करनी है और किसी किस्म की रिक्वेस्ट एक्सेप्टेबल नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट है। इसमें किसी किस्म का जो है आउटर कंफर्मेशन जो है इन्वॉल्व नहीं होता है कि इसको कुछ दिनों के लिए होल्ड पे रखा जा सके या इसको जो है एक्सटेंड किया जा सके। ये एक स्पेसिफिक अमाउंट का होता है और स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है। थर्ड थिंग इज़ द ऑर्डर शुड नॉट हैव एनी कंडीशन। यानी जैसा कि आपने इससे पहले वाले स्टेटमेंट में देखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज शुड मस्ट कंटेन अ कंफर्म ऑर्डर टू मेक पेमेंट एंड नॉट जस्ट अ रिक्वेस्ट। आप इसमें किसी किस्म की रिक्वेस्ट को नहीं इन्वॉल्व कर सकते। इससे साफ जाहिर होता है कि ये ऑर्डर या बिल ऑफ एक्सचेंज जब तैयार किया जाता है तो इसमें किसी किस्म की कंडीशंस नहीं रखी जाती हैं। बस एक पेयर और एक पेई के बीच में सीधा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसमें देने वाला पैसे देते समय और साइन कर देता है और लेने वाला उस पैसे को रिसीव करता है। यहाँ पर कोई भी कंडीशंस इन्वॉल्व नहीं होती हैं जिनमें इफ़ या बट क्रिएट किया गया हो। यानी ये एक स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंट है और स्पेसिफिक फीचर रखता है। हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जिसमें देखेंगे वो लिखा हुआ है कि द बिल ऑफ एक्सचेंज अमाउंट शुड बी डेफिनेट। इसका मतलब ये है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट जो है वो डेफिनेट होता है, एक निश्चित अमाउंट होता है। वो अमाउंट कितना होता है, कहाँ कहाँ कितने अमाउंट के तौर पे ये काम करता है, इसके बारे में जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इस अमाउंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ फिक्स्ड डेट फॉर द अमाउंट टू बी पेड। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज जब तैयार किया जाता है तो इसमें एक फ़िक्स्ड डेट रखी जाती है, जिस डेट के अंदर ये बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट पे किया जाना चाहिए। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी ये अमाउंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। किसी किस्म की गलती या कोई भी गड़बड़ी इस बैलेंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, जिस टॉपिक में हम लोग जो है टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं, जिसमें हम लोग जो है डॉक्यूमेंट्री बिल, जिसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स के अलावा हम बिल ऑफ एक्सचेंज के जो है जो और भी इसमें कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं या इनके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक वास्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जो टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें बेसिकली ये टाइप्स मेंशन किए मैंने, जिनमें डॉक्यूमेंट्री बिल्स, डिमांड बिल्स, यूसेंस बिल्स, इनलैंड बिल्स एंड क्लीन बिल्स आते हैं। हालांकि इनके अपने अलग अलग रोल हैं, जिसमें जैसे डॉक्यूमेंट्री बिल जो होता है ये सेलर और बायर के बीच में हमेशा काम करता है। इसकी कुछ अपनी जेन्युइन ऑथेंटिसिटी होती है और कुछ ट्रांजैक्शंस के से रिलेटेड जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक उसी तरीके से डिमांड बिल ज़्यादातर जो है इसमें कोई फ़िक्स्ड डेट मेंशन नहीं की जाती। ये पहला ऐसा बिल होता है जिसमें कोई फ़िक्स्ड डेट मेंशन नहीं की जाती है। मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे कि फ़िक्स डेट नहीं होती, जबकि मैंने आपको पहले बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एक डेट फिक्स कर दी जाती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यूसेंस बिल इसी तरीके से ये एक टाइम बाउंड बिल है। डिमांड बिल और यूसेंस बिल के बीच में यही एक डिफरेंस है कि यूसेंस बिल जो है टाइम बाउंड है, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर इसको जो है आपको विड्रॉल करना है, अदरवाइज़ जो है ये लैप्स हो जाता है।
इसी तरीके से इनलैंड बिल जो केवल एक कंट्री के अंदर काम करता है, या क्लीन बिल। इस तरीके से हम इन बिल्स के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ तो आप जो है इसको नोट कीजिएगा और स्टडी कीजिएगा, और कोई भी आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है इन टाइप्स ऑफ बिल्स के बारे में बात करेंगे, और कोई इशू होता है तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं।